तो बच्चों हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अब वीडियो को अपने। तो देखिए इस वीडियो में हम आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन vectors are further divided, further divided और named। बच्चों डिवाइडेड भी नहीं कह सकते, आप कह दो कि named, divided और named into various type, into various type। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप है। तो फटाफट फटाफट देखना बच्चों, साथ में ड्रॉ करते हुए चलना, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला होता है बच्चों इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर, क्या मतलब है बच्चों इक्वल वेक्टर और लाइक वेक्टर का? तो अगर दो सॉरी, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल वेक्टर हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बच्चों? बच्चों बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर के बारे में आपको पता चल गया। ऐसे ही बच्चों एक अपोजिट वेक्टर हो सकता है, तो दूसरा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर के नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि मान लीजिए मेरा ए वेक्टर तो इस तरफ है, ये मेरा ए वेक्टर है, और जो मेरा बी वेक्टर है वो इस तरफ है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो देखो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है बच्चों? ठीक है, यस सर। तो आपको समझ में आ गया लाइक और इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है और नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? ये समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? यस। चलिए बनाइए फटाफट, नोट डाउन करिए इनको। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर मतलब इक्वल और लाइक वेक्टर का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ठीक है, अभी तो क्योंकि समझ में आ रहा है लेकिन साथ में आप एक लाइन ऐड जरूर कर लेना। इक्वल और लाइक वेक्टर का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नेगेटिव वेक्टर का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें एक्स्ट्रा आपने लिख लिया करो, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं। ठीक है, वैसे मैं काफी कुछ लिख देता हूं लेकिन मैं बोलता ज्यादा हूं, तो आपको मैं जो बोलता हूं उसको भी नोट डाउन करना है। चलिए आगे बात करें बच्चों। तो एक तीसरा वेक्टर होता है बच्चों, तो एक तीसरा वेक्टर होता है, उसको हम बोलेंगे, मान लीजिए अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या मतलब है कोलिनियर का? लाई ऑन द सेम लाइन। तो अगर सेम लाइन में लाई करते हैं तो कोलिनियर बोलेंगे। जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये कोलिनियर वेक्टर है। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, देखो तीनों एक ही लाइन में है तो इनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इसी तरह अगर एक और वेक्टर की बात करूं, अगर वो सेम प्लेन में है तो उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन। इस बोर्ड में देखो, बोर्ड का एक प्लेन है, इसमें कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दो, सारे कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये सारे कोप्लेनर है कि नहीं है बच्चों? यस सर। Because they lie in the same plane, so they lie in same plane.
अगर ये सेम प्लेन में है तो इन सबको हमको प्लेन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। ड्रॉ कर लीजिए फटाफट बेटा इनको। इसके बाद पांचवा, अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम को इनिशियल। तो फिफ्थ हो गया को इनिशियल, नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो ए भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, बी भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है और सी भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है। दे आर को इनिशियल, ठीक है। ऐसे ही छठवां हो सकता है को टर्मिनस। तो को टर्मिनस का मतलब क्या है? दे टर्मिनेट और एंड एट सेम पॉइंट। ठीक है बच्चों, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये वाला वेक्टर भी यहीं पे खत्म हो रहा है आके, ये वाला वेक्टर भी यहीं खत्म हो रहा है और ये वाला वेक्टर भी यहीं खत्म हो रहा है। तो वेक्टर ए भी यहीं पे एंड किया, बी भी यहीं पे एंड किया और सी भी यहीं पे एंड किया। तो ये तीनों कोटर्मिनस वेक्टर हो गए बच्चों, ठीक है। Yes, sir. दे आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट और यहाँ पे दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। बच्चों यहां तक समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. इसी तरह से बच्चों हम बहुत तरह के वेक्टर बना सकते हैं। ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी है जो क्वेश्चंस में आपसे बात करेगा, वो आपको बोल देगा कि टू कोइनिशियल वेक्टर्स आर टेकन, तो आपको समझ में आ गया कि कोइनिशियल का मतलब दे स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। उसने बोला इक्वल वेक्टर, तो हमको समझ में आ गया कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनकी डायरेक्शन सेम है। उसने कहा नेगेटिव वेक्टर, तो हमको मालूम पड़ गया कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं, मैं एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं। तो 50 टर्म है मेरे पास, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. इसके बाद बच्चों मैं दो टर्म और बता रहा हूं, बस दो लास्ट टर्म बता रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो उसके बाद अगला टर्म आता है बच्चों यूनिट वेक्टर। अगला टर्म क्या आता है? यूनिट वेक्टर। क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का बच्चों? तो यूनिट वेक्टर क्या मतलब है यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर का मतलब है इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, its magnitude is 1 and direction is same as of its parent vector। बात समझ में आ गई बच्चों की नहीं आ गई? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1, और इसके पास डायरेक्शन होती है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट हैज डायरेक्शन। और किसी वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं तो अपने पेरेंट की डायरेक्शन में होगा वो, ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है? अच्छा दूसरी बात, यूनिट वेक्टर हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो देखो यूनिट वेक्टर इज सॉरी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर with its own magnitude, with its own magnitude। मतलब अगर किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं मैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक फोर्स है, मेरे पास, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 और डायरेक्शन किधर है नॉर्थवर्ड। ठीक है, तो मेरे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थवर्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है। Yes, sir. अगर मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो बच्चों पहले तो आप एक बात समझो कि यूनिट वेक्टर जब किसी का निकालते हैं, एफ का यूनिट वेक्टर मतलब एफ कैप। ठीक है, एफ के ऊपर जब एरो लगा होता है इसका मतलब एफ वेक्टर है, और अगर एफ के ऊपर ये कैप लगा होता है इस तरह का, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। क्या है ये? यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स वेक्टर। ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, Yes. समझ में आया? तो जब मैं, ये देखो एफ वेक्टर है, और अगर मैं, अब मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 50 है कि नहीं है? Yes, sir. और अगर मैं इसे 50 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? तो कहने का मतलब है कि अगर मैं एफ वेक्टर को एफ के ही मॉड से डिवाइड कर दूं, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड से, तो क्या आ जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो देखो मैंने एफ वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों मॉड को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये होता है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉड मतलब मॉडुलस और मैग्नीट्यूड, मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, Yes. तो बच्चों तुमको मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में जितनी चीजें समझाई वो समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। सर आ Yes. गया। और अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन कर लो फटाफट, चलिए करिए नोट डाउन उसको फटाफट। तो बच्चों इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात की। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर का यूज क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। तो तुमने देखा, तुमने फोर्स का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। अब तुम्हें कुछ बातें और सिखा रहा हूं मैं, देखो। बच्चों मेरे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज magnitude is of magnitude 20 unit and its direction is northeast। ठीक है, तो मुझे वेक्टर ए के बारे में बता दिया इसने। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 20 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन किधर है नॉर्थ ईस्ट में। अब वो आपसे कह रहा है फाइंड another unknown vector, find another vector whose magnitude is 100 and direction same as of vector A। मतलब तुमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100। ठीक है बच्चों, और वो ए के पैरेलल है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, Yes. तो क्या करें हम इसके लिए?
तो मतलब तुम एक काम करो, तुम ए का यूनिट वेक्टर निकाल दो। ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर कितना है 20, तो इसको ए वेक्टर लिख देते हैं। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ऐसे लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? तो ये यूनिट वेक्टर आ गया किसका? ए का यूनिट वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बच्चों आया कि नहीं आया ये बताओ। बच्चों आया कि नहीं आया? Yes, sir. yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक का बताओ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? So magnitude is one and direction is same of its parent vector. यानी डायरेक्शन इसकी वही है जो ए वेक्टर की थी, क्योंकि इसका पेरेंट ए वेक्टर था। ठीक नहीं थी? Yes. अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से ये देखो कि मेरे को क्या चाहिए। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि मेरे को एक दूसरा वेक्टर चाहिए, मेरे को एक बी वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 100। और इसकी डायरेक्शन मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी डायरेक्शन वही चाहिए जो ए की थी। ठीक है बच्चों? तो मैं एक काम करता हूं ना, ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको। कर दूं बच्चों? बच्चों ये समझ में आया मैंने क्या किया? तुमको एक वेक्टर Yes. चाहिए, दूसरा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड है 100 यूनिट। तो देखो मैग्नीट्यूड तो उसका 100 है और डायरेक्शन वही चाहिए जो ए की है। तो तुमको मालूम है कि ए का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 100 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 100 ही रहेगा। और ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो ए की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब बी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? बी का मैग्नीट्यूड हो गया 100 और डायरेक्शन वही हो गई जो ए की डायरेक्शन है। तुम लोगों को ये मेरा आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों समझ में आया? Yes, sir. अब देखो इसको Yes, इसको सॉल्व करके देख लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 100 है। अब ए यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? 20 यूनिट और उसकी डायरेक्शन थी किधर? नॉर्थ ईस्ट। अब इसको किससे डिवाइड किया हमने? ए को उसी का नॉर्थ से डिवाइड किया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 20। तो देखो 20 से 20 कट गया, क्या बचा? 100 नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं आ गया? बच्चों Yes. समझ में आया? तो ये यूज है यूनिट वेक्टर का। अगर हमको यूनिट वेक्टर मालूम है किसी वेक्टर का तो उसके पैरेलल में हम एक वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यहां पे देखो उसने फाइंड किया हमसे कि फाइंड अनदर वेक्टर व्हिच इज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट इन डायरेक्शन ऑफ ए। इसका मतलब पैरेलल टू ए। ठीक है? तो वो कभी कभी ऐसे बोल देता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए और कभी कभी बोलता है पैरेलल टू ए। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करिए इसको फटाफट, नोट इट डाउन। तो देखिए, तो इस तरह से बच्चों मैंने यूनिट वेक्टर आपको बता दिए। अब आगे देखिए बच्चों, आगे मोशन इन प्लेन के अंदर हमको डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है और आगे से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है और z एक्सिस बाहर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ठीक है? तो ये है पॉजिटिव y एक्सिस और ये है पॉजिटिव x एक्सिस। z एक्सिस तुम्हारी बाहर की तरफ होगी। तो ध्यान रखिए, एक होता है आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। समझ में आया? जे कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो जे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव y डायरेक्शन।
तीसरा होता है के कैप। के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, उसने पूछा मुझसे फाइंड अ वेक्टर ऑफ 50 यूनिट मैग्नीट्यूड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो उसने आपसे पूछा कि आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 यूनिट। तो देखिए मान लीजिए इस वेक्टर का नाम a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 यूनिट, और डायरेक्शन क्या है इसकी पॉजिटिव x डायरेक्शन i कैप। तो इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो i कैप से। तो हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आया? Yes, sir. चलिए नोट डाउन करिए इसको। तो बच्चों ये समझ में आया सब लोगों को? Yes. ठीक है, इसके बाद आगे देखो। तो बच्चों ये यूनिट वेक्टर हमने तुम्हें करा दिया। इसके बाद एक लास्ट वेक्टर है हमारे पास, उसके बारे में बताना है मुझे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद एक अगला लास्ट वेक्टर आता है तुम्हारा, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? नल वेक्टर। तो नल वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? इट्स मैग्नीट्यूड is 0 and direction is arbitrary। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेक्टर है a, उसको अगर मैं उसी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ बच्चों? Yes, sir. तो बस नल वेक्टर में इतना ही है, फटाफट नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ नहीं बताना हमें इसके बारे में, बाकी इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो बात करेंगे अभी नहीं कर रहे। ठीक है? Yes. नोट बच्चों हटाऊं इसको। Yes, sir. अब देखो मैं कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूं बच्चों, तो आगे देखिए आप, आगे हम कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आ रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा आ रहा है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। तो लेट्स सी एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए बच्चों हम 3 ट्रिक यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं बच्चों हम? वी यूज 3 ट्रिक्स। सबसे पहली ट्रिक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। लिखिए बच्चों लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है? सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए मेरा एक वेक्टर तो ये है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मेरा ये रहा। इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूं पूरी पूरी लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करो। तो ड्रॉ ए वेक्टर फर्स्ट, देन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर ए स्टार्ट वेक्टर बी। ठीक है बच्चों? तो आपने सबसे पहले क्या किया था? आपने ए वेक्टर ड्रॉ किया सबसे पहले, फिर ए के हेड से आपने बी वेक्टर को ड्रॉ किया,
अब क्या करना है, ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन करो. नाउ ज्वाइन हेड ऑफ बी फ्रॉम टेल ऑफ ए. ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड हेड ऑफ बी. तो आपने ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, पॉइंटिंग टुवर्ड बी. ये बच्चों इनका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा. दिस वेक्टर will give their resultant, their additional resultant या resultant जो भी लिखना है, gives their resultant. बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से आपने ए और बी वेक्टर को ऐड किया, इस तरह से आपने ए और बी वेक्टर को ऐड किया और क्या आ गया बच्चों, आर वेक्टर आ गया तुम्हारा. क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों? बच्चों समझ में आया? Yes. एक और बात ध्यान रखना बच्चों, ए और बी के बीच में एंगल क्या है. तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको निकालना होता है तो दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना होता है. तो देखो ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, अगर इनके बीच में एंगल पता करना है तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ करो दोनों को. तो जब एक ही पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो एंगल है वो ही इनके बीच में एंगल माना जाएगा. ठीक है, ध्यान रखिए, इनके बीच में एंगल ये माना जाएगा, ये वाला नहीं माना जाएगा. ठीक है बच्चों? ठीक है. Yes, sir. तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों? ठीक है. Yes. इसके बाद बच्चों देखो हमने क्या किया, लॉ ऑफ ट्रायंगल में ध्यान से देख लो. हमने सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ किया, हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया. उसके बाद हमने ए के हेड से बी वेक्टर को ड्रॉ किया. ठीक है, और उसके बाद हमने ए की टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दिया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी के हेड की तरफ, ए के टेल से बी के हेड की तरफ. तो ये जो तीसरा वेक्टर आया है यही तुम्हें क्या देगा, रिजल्टेंट. ठीक है बच्चों, यहां तक ठीक है? Yes. चलिए इसके बाद बच्चों मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं कि इस आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा. तो ये नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. हटा दूं इसको बच्चों? Yes, sir. तो देखो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों मैं. तो देखिए ध्यान से, बाकी सब हटा रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, देखते चलो. तो ऐसे आपने इसको ऐड किया था, ये तुम्हारा बी वेक्टर था. ठीक है, अब तुम एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ऐसे ड्रॉ कर दिया बच्चों परपेंडिकुलर. ये एंगल कितना था, थीटा. अगर ये वाला एंगल थीटा था तो आपको मालूम है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बच्चों हाइपोटेन्यूज तो बी है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है, बी. सर आप रिपीट कर सकते हो क्योंकि मिस हो गया था, इंटरनेट फ्लक्चुएट. कोई बात नहीं है. देखो भाई ये ट्रायंगल तो तुम्हारे पास था ही, अब मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे के लिए. ठीक है, और उस परपेंडिकुलर को यहां से ज्वाइन कर दिया. इसके बाद मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, बी वेक्टर है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में, है कि नहीं बच्चों? इस
वाले Yes. ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा? तो अगर हाइपोटेन्यूज बी है आपका, देखो यहां पे लिख लो, हाइपोटेन्यूज कितना है, बी, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, बी sin थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो परपेंडिकुलर आ गया बी sin थीटा। इसी तरह से अगर मैं cos यूज करता हूं यहां पे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूज तो बी है, हाइपोटेन्यूज बी है, तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ गया तुम्हारा बी cos थीटा। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes. ये समझ में आया आपको? तो बच्चों मैं नेमिंग कर लेता हूं, देखो ठीक है, इसका नाम देता हूं मैं स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी। तो ये सब मैंने कौन से ट्राइंगल में यूज किया, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो ये तुमने राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात की है, ठीक है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोला करो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसके बाद बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ रहा है भाई पाइथागोरस थ्योरम से, देखो ध्यान से, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बच्चों ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, AD का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, R, दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का मैग्नीट्यूड कितना है, B sin थीटा, इसका स्क्वायर प्लस DB कितना हो गया, A प्लस B cos थीटा। बच्चों ये मैंने लिखा, ये समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो जरा इसको, तो ये हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे आएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बच्चों ऐसा ही कुछ आएगा। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों,